नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो आइए देखें, यहाँ 4 लाइनें लिखी गई हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मतलब अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए, तो निश्चित ही एक दिन आप सफल होके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में। आज देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा मेनार पक्षी गांव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मित्रों, विकल्प के रूप में पहला दिया गया राजस्थान, दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया गया है गुजरात और चौथा आपका दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, राजस्थान। अब राजस्थान के उदयपुर में स्थित है मेनार पक्षी गांव। ये हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में क्यों है? क्योंकि आर्द्र भूमि के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है, इसी कारण ये चर्चा में है। अब हम बात करें अगर उदयपुर से संबंधित, तो उदयपुर को झीलों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो उदयपुर को झीलों के नगर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ बात हो रही है आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 2 फरवरी सन 1971 में ईरान के रामसर स्थल में कन्वेंशन के आधार पे घोषणा किया गया था कि प्रत्येक 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि जैसे अगर हम बात करें मित्रों कि भारत में आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं, तो टोटल भारत में आर्द्रभूमि स्थल जो है 49 है। और अगर हम बात करें राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान में 2 आर्द्रभूमि स्थल हैं। एक सांभर झील है और दूसरा केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो आर्द्रभूमि स्थल है, इसको चिन्हित किया गया है मेनार पक्षी गांव का। अब यहाँ राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए मित्रों। स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना हाल ही में कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और इसी क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर हम बात करें कि आर्द्र भूमियों की संख्या जो कि भारत में 49 है, तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमियों की संख्या दोस्तों सर्वाधिक है, जो कि 10 है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यहाँ दिवस के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष एमएस सेमी दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? तो पहला दिया गया है यहाँ 23 जून, दूसरा दिया गया 27 जून, तीसरा दिया गया है यहाँ पर 26 जून और यहाँ पर चौथा आपका विकल्प दिया गया है 28 जून। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। 27 जून को प्रतिवर्ष MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस के रूप में मनाए जाने की अनुशंसा की गई। और ये कब प्रारंभ किया गया? 2017 से प्रारंभ किया गया। 2022 की थीम क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आत्मनिर्भर एमएसएमई
आपूर्ति को मजबूत बनाना जो है ये 2022 की थीम है। अगर हम बात करें मित्रों यही 23 जून के बारे में कि 23 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जून को। साथ ही साथ यूएन लोक सेवा दिवस, यूएन यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस के रूप में भी 23 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जून मास से कुछ दिवस हैं जो कि आपको रिकॉल कर लेने चाहिए। जैसे 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 7 जून की दोस्तों, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 17 जून की, तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है 21 जून को किस दिवस के रूप में, विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो जून की माह से संबंधित हैं और लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ पहला विकल्प दिया गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया गया हिमाचल प्रदेश और तीसरा दिया गया उड़ीसा और चौथा आपका दिया गया दिल्ली। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उड़ीसा की बस सेवा जिसका नाम है मो बस सेवा, इसको यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने देखा था MS सेमी पुरस्कार, MSME पुरस्कार को दिया गया। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? इसमें प्रथम स्थान पे भी उड़ीसा, जबकि द्वितीय स्थान पे दोस्तों बिहार और तृतीय स्थान पे आपका हरियाणा। ये डाटा आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग और भी उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें। जैसे उड़ीसा में ही संबंधित है चिल्का झील और चिल्का झील के मध्य में ही नलवाना पक्षी अभयारण्य है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील के मध्य में स्थित है। सिमलीपाल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो गंग वंश के शासकों ने किया था और गंग वंश के शासकों में नरसिंह फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और एक प्रश्न और भी याद रखिए कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का एकमात्र मंदिर जो है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए पहला विकल्प आपके दिया गया है अनिल खन्ना, दूसरा दिया गया है नरेंद्र बत्रा, तीसरा दिया गया है थॉमस बाब और चौथा इसमें विकल्प आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही है आपका आंसर जो होगा मित्रों यह होगा अनिल खन्ना। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था।
अब ये किसका स्थान लेंगे? तो नरेंद्र बत्रा जी ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसका स्थान कौन लेंगे? अनिल खन्ना जी लेंगे। और इस समय वर्तमान में नरेंद्र बत्रा जी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अगर हम बात करें यहीं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। इसका मुख्यालय लुसाने में है और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाब जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था और नरेंद्र बत्रा जी के स्थान पर अनिल खन्ना जी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जबकि नरेंद्र बत्रा जी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, जिसे IOC के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई? 23 जून 1894 ईस्वी को किया गया और इसका मुख्यालय लुसाने में है और इसके प्रमुख कौन है? थॉमस बाब है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लो ने कोसानो मेमोरियल में कौन सा पदक जीता? अब यहां देखिए, पहला दिया गया गोल्ड, दूसरा दिया गया सिल्वर, तीसरा दिया गया ब्रांज और चौथा दिया गया इनमें से सभी। तो यहां जो सही आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोल्ड। तो सबसे पहले हम यहां ये जानने की कोशिश करें कि ये जो डिस्कस थ्रोवर, महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लो हैं और ये कोसानो मेमोरियल, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया और कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो नूर सुल्तान है। अगर हम यही बात करें कि इन्होंने कोसानो मेमोरियल में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। और इन्होंने डिस्कस थ्रोवर में कितनी दूरी तय की? तो 56.26 मीटर की दूरी इन्होंने तय की। और राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा, इसमें भाग लेने के मतलब इसमें प्रतियोगी के रूप में चिन्हित की गई है कौन? तो ये डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लो को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, जिसका आयोजन इंग्लैंड में होगा, इसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यही राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब किया गया था, तो राष्ट्रमंडल खेल जो हैं सबसे पहले 1930 ईस्वी में प्रारंभ किए गए। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखिए, हाल ही में G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, पहला दिया गया इटली, दूसरा दिया गया जर्मनी, तीसरा दिया गया फ्रांस, चौथा दिया गया कनाडा। तो सबसे पहले हम जाने G7 देशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि G7 देशों की स्थापना कब की गई? तो 1975 ईस्वी में G7 देशों की स्थापना की गई। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इटली, जर्मनी, फ्रांस, साथ ही साथ कनाडा, USA और जापान, साथ ही साथ इंग्लैंड। ये जो 7 देश हैं, ये 7 देशों का जो समूह है, इसे G7 देशों के रूप में जाना जाता है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, USA, जापान, इंग्लैंड। साथ ही साथ कुछ समय के लिए
रूस भी इसमें शामिल था, तो इसे G8 देशों के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन रूस ने G7 देशों से अपनी जो अस्थायी सदस्यता है उसको वापस ले लिया। अब यहाँ बात हो रहा है कि G7 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इस यहाँ आयोजन जो किया गया है जर्मनी में किया गया है। तो ये क्रम भी जानना जरूरी है। ये क्रम जो है ये 48वां है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो जर्मनी में किया गया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है, जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ओलाफ सोल्ज जो है ये जर्मनी के चांसलर हैं। एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बने, ओलाफ सोल्ज बने। साथ ही साथ अगर हम यही ध्यान दें तो 48वां तो जर्मनी में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में एक वर्ष पहले की बातें भी पूछ ली जाती हैं। तो इसका 47वां जो है 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। अगर हम यही बात करें कुछ अन्य जो आने वाले सम्मेलन हैं वहां से भी प्रश्न बनता है, जैसे G20 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पहली बार भारत में किया जाएगा, और भारत के किस राज्य में, जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें यही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका जो 26वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मित्रों इसका आयोजन मिस्र में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया, तो यहाँ देखिए पहला दिया गया नासा, दूसरा दिया गया है इसरो, तीसरा दिया गया है जाक्सा और चौथा दिया गया है स्पेसएक्स। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, नासा। नासा के द्वारा मिनी हबल टेलीस्कोप का पहली बार यूएसए के बाहर ऑस्ट्रेलिया से सफल परीक्षण किया गया। अब यहाँ बात करें नासा की स्थापना कब हुई थी मित्रों, तो नासा की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, और नासा जो है यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगर हम यही बात करें दामिची किस अंतरिक्ष एजेंसी का सफल परीक्षण है, तो ये नासा का सफल परीक्षण है दामिची। अगर हम बात करें नूरी किस देश के द्वारा सफल परीक्षण किया गया, तो साउथ कोरिया के द्वारा सफल प्रयोग किया गया नूरी का। पहली बार असफल रहे लेकिन दूसरी बार सफलता हासिल की। अगर हम बात करें यही होप मिशन का संबंध किस देश से है, तो यूएई से संबंध है होप मिशन का। अगर हम बात करें इसरो से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, और इसके संस्थापक कौन थे, तो विक्रम साराभाई जो थे ये इसरो के संस्थापक थे। और अंतरिक्ष का जनक, भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इसरो के दो मुख्य जो कार्यालय हैं, जो सेंट्रल कार्यालय हैं, एक पहला हासन जो कि कर्नाटक में है, और दूसरा अभी नया रिसेंटली में भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया सेंटर के रूप में हासन, और मध्य प्रदेश के भोपाल में
स्थापित किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको यह भी याद रखना है कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो शोभनाथ, डॉक्टर शोभनाथ जी इसरो के वर्तमान में प्रमुख है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पहला दिया गया डॉक्टर सुमन बेरी, दूसरा दिया गया डॉक्टर मनोज सोनी, तीसरा दिया गया परमेश्वर अय्यर और चौथा दिया गया है मनोज पांडे। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका है विकल्प नंबर सी सही होगा, परमेश्वर अय्यर। अब यहाँ कुछ नीति आयोग से महत्वपूर्ण जानकारियां जो है, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है, अगर हम लोग जाने तो यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना कम होगी। जैसे नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और इसने किस योजना का स्थान लिया, तो योजना आयोग का इन्होंने स्थान लिया। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ सीईओ के रूप में कौन थे, तो अमिताभ कांत जी नीति आयोग के पहले सीईओ थे। और ये नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था के रूप में है। और इसे नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया जी पहले थे, तो दूसरे कौन थे, तो राजीव कुमार जी थे। और हाल फिलहाल के दिनों में मित्रों इन्होंने राजीव कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर सुमन बेरी जी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य विकल्पों के रूप में अगर हम बात करें, डॉक्टर सुमन बेरी, अब यहां से प्रश्न से आपका जो गलत होने की संभावना है उसको भी ध्यान रखना है कि अगर नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछा जा रहा है तो पहले थे अमिताभ कांत, अब इनके स्थान पे कौन हो गए हैं, परमेश्वर अय्यर हो गए। लेकिन अगर उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है तो पहले अरविंद पनगड़िया थे, दूसरे राजीव कुमार थे और वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी हैं। अगर हम बात करें यहीं पर डॉक्टर मनोज सोनी जी के बारे में, तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी। और मनोज पांडे जी के बारे में बात करें तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे जी हैं। अगला देखें क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मेडिसिप योजना प्रारंभ की गई। यहाँ देखिए पहला विकल्प दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा दिया गया मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया केरल और चौथा दिया गया राजस्थान। तो यहाँ जो सही विकल्प है केरल के द्वारा मेडिसिप योजना प्रारंभ की गई। अब इस योजना का क्या श्रेय, इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो इस योजना का उद्देश्य जो है 3 लाख रुपए का बीमा कवर प्रतिवर्ष इस योजना का उद्देश्य है। अगर हम बात करें दोस्तों केरल से संबंधित, तो पश्चिमी घाट ना कई बार प्रश्न पूछा गया है, पश्चिमी घाट का संबंध किस राज्य से है, तो मुख्यतः पश्चिमी घाट का संबंध केरल से है। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है और इसी को शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है या साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें अष्टमुडी झील और बेम्बनाद झील भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो अष्टमुडी झील और बेम्बनाद झील भारत के केरल राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें यहीं
पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगर हम यही बात करें मोपला विद्रोह का, मोपला विद्रोह का, तो भारत के किस राज्य से इसका संबंध है? केरल से है। 1921 में केरल से प्रारंभ किया गया था और ये मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु की खोज कहां किया गया? पहला देखिए दिया गया अंडमान निकोबार, दूसरा दिया गया अरब सागर, तीसरा दिया गया कैरेबियन मैंग्रोव स्थल, चौथा दिया गया सुंदरबन डेल्टा। तो सही ऑप्शन इसका है कैरेबियन मैंग्रोव स्थल। अब कैरेबियन मैंग्रोव स्थल में विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु का इंग्लिश जो है वो बैक्टीरिया होता है, इसकी खोज की गई। तो ये बिना सूक्ष्मदर्शी से देखा जाने वाला बैक्टीरिया है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आंख की पलक के आकार का इसका संरचना है जो कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगर हम बात करें यही जीवाणुओं से संबंधित जो साइंस के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में जाना जाता है कि जीवाणु इंग्लिश में इसे बैक्टीरिया कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1976 ईस्वी में जीवाणु का खोज किया था। और जीवाणुओं से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे विकल्प के रूप में दे दिया जाएगा निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, पहचान करिए, या कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा नहीं होती है, विकल्प के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो कुछ बीमारियां जो जीवाणुओं के द्वारा होती हैं जैसे प्लेग, जैसे हैजा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और पीलिया। ये बीमारियां जो हैं, ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होती हैं और अक्सर परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी प्रश्न के साथ ये जो सीरीज है 10 प्रश्नों का दैनिक समसामयिकी की तथा इन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं यहीं पर समाप्त होता है। और आपको पुनः एक बार ऊर्जावान बनाए रखने के लिए 2 शब्द पुनः लिखे गए हैं, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। मतलब अगर आपको अपने मंजिल को प्राप्त करना है तो आप निश्चित ही दृढ़ संकल्प के साथ आपको बढ़ना होगा। इस रास्ते में असफलताएं भी आएंगी और असफलताओं को अपनी सफलता की कुंजी बनाकर आपको उपयोग करना है और आप सफल होके ही रहना है आपको। इसी क्रम में आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।